हेलो एवरीवन। सॉरी ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ी सी इसकी एडिटिंग वगैरह चल रही थी, थोड़े से इशू आ गए थे इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है। पर चलिए हम अपनी वीडियो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको पहले रिकॉल करवा दूँ, लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक किया था, वो आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। आई होप आपको पता होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ का ग्रेविटेशन का, आपको फॉर्मूला भी याद होगा। अगर आपको नहीं याद, लेट मी फर्स्ट रिपीट इट। इसका जो फॉर्मूला है F=g m/m/d²। मतलब जो फोर्स है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और अपॉन होएगा उसके डिस्टेंस के स्केयर के। आपको ये अब डिराइव करना भी आ ही गया होगा। अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया। अगर आप ना साइंस में कुछ भी कर रहे हो तो इतना मत रहो कि मैंने एक डेरिवेशन कर ली है, मैं उसके आगे नहीं जाऊँगा। थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की, कुछ उसमें आगे जाके देखने की कोशिश करो। जैसे ये है मेरे पास इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो कर लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो मेरा होगा, तो अब इसका मुझे बेनिफिट कहाँ हुआ। सबसे पहले जो फोर्स अर्थ को बाइंड करके रखती है, मतलब हमें अर्थ से जो फोर्स बाइंड करके रखेगी वो होती है, मतलब इसकी यही इंपॉर्टेंस है। इसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि एक फोर्स है जो हमें अर्थ से जोड़ कर, मतलब इकट्ठा करके रखती है। मून का अर्थ के राउंड में मोशन जो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वो भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद प्लैनेट सन के राउंड में करते हैं, और जो टाइड्स मतलब जो लहरें उठती हैं समुंदर में या कुछ भी कह सकते हैं, वो मून और सन के कारण होती है। ये सब कुछ इसी ने ही हमें समझाया। ये कोई भी आप मिथ्स नहीं है ये कि हाँ किसी वैज्ञानिक ने जो भी कहा है वो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर कहा है। कोई भी इसमें एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। आपके समझने के लिए सिर्फ ये आ सकता है कई बार क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, थोड़ा बता देना। इसके बाद चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। है हमारे पास फ्री फॉल। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल के लिए एक स्टोन लो, उसे ऊपर गिरो, और जब वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाएगा, मतलब एक उसकी कोई सेटिंग होगी, वो जिस हाइट पर पहुंच जाएगा और फिर वो नीचे आना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। एक पत्थर था, मैं आपको रिपीट कर दूं, उसे मैंने ऊपर गिरा, एक वो हाइट तक पहुंचा जहाँ तक वो जा सकता था, और फिर वो वापस नीचे आना स्टार्ट हो गया फोर्स के कारण। मतलब जो हमारी धरती है उसने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। जब मेरा ऑब्जेक्ट अकेला अर्थ की ओर आ रहा था तो मैं कह रही हूँ कि वो ऑब्जेक्ट मेरा फ्री फॉल में है। वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब फ्री फॉल क्या हुआ मेरा, जब मेरा ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स के, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी वो धरती की तरफ वापस आया तो वो फ्री फॉल हो गया। अभी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब डायरेक्शन तो उसकी चेंज नहीं हो रही है ना, पर क्या वेलोसिटी उसकी चेंज होगी तो कैसे होगी, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये सब कुछ आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एग्ज़ाम में नहीं पूछते, बट अगर आपके मन में अभी से ही इस तरह के क्वेश्चन नहीं घूम रहे हैं तो शायद आप क्रैम करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है तो किस वेलोसिटी से आ रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो हो क्यों रहा है वेलोसिटी, मतलब वो नीचे क्यों आ रहा है अगर उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही? क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो मेरी वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में चेंज होगा, क्योंकि जो मेरी एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है ना, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में होगा तो डिस्टेंस में भी होगा। मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आया, एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व थी। एक्सेलरेशन कहाँ से आई है? ग्रेविटेशनल फोर्स से आई। और जो मेरी एक्सेलरेशन मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रही है उसे मैं क्या कहूँगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसे मैं स्मॉल जी से डिनोट करती हूँ। जो इसकी यूनिट होती है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह सेम होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट आपको आनी चाहिए, याद रख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मुझे पता है, मुझे मोशन का सेकंड लॉ मैंने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन होता है, F=m/a। अगर मैं लगा लूँ मास इसका स्मॉल m है तो मुझे पता है एक्सेलरेशन, अगर ग्रेविटेशन मैंने इसे g से डिनोट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले को, तो मेरे पास फोर्स क्या हो गया? m/a नहीं आएगा, अब m/g आएगा, क्योंकि g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मेरे पास फोर्स की दो इक्वेशन आ गई, एक तो F=mg और एक मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला निकाला था F=g/m/d²। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ? मतलब मुझे इक्वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर लिया। F तो कैंसिल होने ही थे, mg=g/m/r² आ गया, और ये स्मॉल m है ये भी मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जो मेरा स्मॉल g आया वो क्या आया? कैपिटल G m/r²।
आर स्केयर। जो मेरा जी है कैपिटल जी, इसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत समझ लेना, ये मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम मेरा मास है और मेरा जो आर है वो मेरा रेडियस है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ तक कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ आ सकती है, आपको जी की वैल्यू भी वैसे निकालनी आनी ही चाहिए। बस आप, मेरे पास ये इक्वेशन निकली, मैं इसमें जस्ट हर एक की वैल्यू पुट कर दूंगी। मैं अर्थ से लेके करूँगी ना हर एक की वैल्यू, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, क्योंकि मैं कैलकुलेट ही कर रही हूँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से, सबको वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, तो मेरे पास ये जी निकल आएगा। अगर आपको नहीं भी निकालना आ रहा तो आप बस इसे याद करो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप चाहे +1 में हो, +2 में हो, 10th में हो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। इसके बाद एक एक्टिविटी है जो हम स्किप नहीं करेंगे, पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ इसमें क्या कह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको वही कराऊंगी, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एक मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ पे, तो उस ऑब्जेक्ट्स का मोशन कैसा होगा। मतलब इन्होंने फिर से एक एक्टिविटी दी है, तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो जब एक मेरा ऑब्जेक्ट है वो खाली है, ये सॉलिड है, ये छोटा है, बड़ा है, जब वो एक हाइट से गिरेगा क्या वो सेम रेट के साथ गिरेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, स्फेयर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, खाली हो, भरा हुआ हो, तो कैसा होगा उसके साथ। एक्टिविटी भी देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक शीट ऑफ पेपर लिया और स्टोन लिया, मैंने दोनों को फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग से नीचे लिया। अब मतलब दोनों आप ऑब्जर्व करो कि दोनों गिर रहे हैं, तो जो स्टोन होगा वो सबसे पहले गिर जाएगा और पेपर होगा वो मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, एयर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब अपना कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है एयर भी। तो जो पेपर पर जो एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है वो ज़्यादा होगा जो स्टोन पर लगाएगा। अगर हम ग्लास जार पे ले ले, एक ग्लास जार है ठीक है, जहाँ पे एयर मतलब इतनी नहीं हो रही, तो वो दोनों सेम रेट से मिलेंगे। एयर है यहाँ पे जो कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस सब को स्किप करो, इस पर ज़्यादा ध्यान भी मत दो। आपको जो यहाँ पे चाहिए वो ये 3 इक्वेशंस चाहिए, रट्टा लगा लो, ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है ये इक्वेशंस कहाँ से आई। आपको +1 में इनकी डेरिवेशन इन्वॉल्व होंगी जो आपको करनी भी पड़ेंगी। अभी आपको ये याद होना चाहिए, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। ठीक है, इसके बाद जब मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूँगी तो मतलब मैं am में उसे पॉजिटिव लेके चलूँगी, उसे अगर वो मोशन के साथ जा रही है, अलोंग द मोशन जा रही है तो पॉजिटिव, अगर वो मोशन के अपोजिट जा रही है तो मैं ए को नेगेटिव। ए मेरी एक्सेलेरेशन है, यू मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वी मेरी फाइनल वेलोसिटी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वो वेलोसिटी यू होती है, जहाँ पर एंड हुआ वो वेलोसिटी मेरी वी होती है, और एस मेरा यहाँ पे डिस्टेंस है, टी मेरा टाइम है, और ए मेरी एक्सेलेरेशन है। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार। आपको ये नहीं है कि आपको इन इक्वेशंस को डिराइव करना है, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं है कि आपको ये तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना है। न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक कार है, वो फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। सेकेंड है तो मतलब टाइम दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन भी दी हुई है। तो मुझे सबसे पहले स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है और हाई पूछी है। मुझे इनमें से क्या क्या पता लग रहा है। यू मुझे पता है फॉल्स हो रहा है, स्टार्टिंग में फिर 0 ही होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ। मैक्सिमम केस में अगर नहीं गिवन तो मैं उसे 0 ही लेके चलती हूँ। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे पता है कि वो 10 है, और उसके बाद एक्सेलेरेशन ऑफ कार, जो कार की एक्सेलेरेशन है वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है मतलब वो पॉजिटिव होगी, वो अपोजिट साइड में मोशन में नहीं जा रही। मैं नीचे फेंक रही थी, अगर वो मेरे नीचे फेंकने के बाद भी वो ऊपर जाती तो वो अपोजिट डायरेक्शन होती, तो मतलब वो सेम डायरेक्शन में आ रही है। आई होप आपको ये जो डाउट था कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, साइन कैसे लेने, अब आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीड निकालनी है, स्पीड का मुझे फॉर्मूला पता है कैसे स्पीड निकालनी है। स्पीड का जो मेरा स्पीड मतलब वहाँ पे, यहाँ पे मेरा जो स्पीड है डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्पीड यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं v निकाल सकती हूँ, मतलब किस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे जो स्पीड है मेरी वो होगी, किस वेलोसिटी के साथ वो जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है। मैं एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, v = u + at। u मेरा 0 है तो मेरे पास a × t रह गया, तो v मतलब स्पीड, वेलोसिटी उसकी स्पीड होती है, ये चीज़ याद रखो, वेलोसिटी स्पीड सेम है। एवरेज स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगी, इनिशियल मेरी 0 थी, फाइनल मेरी 5 आई थी, तो मेरा आ जाएगा। डिस्टेंस, अभी मैं डिस्टेंस को ये चीज़ ले सकती हूँ, ut + ½ at²। मुझे अभी ये चीज़ पता है
कि मुझे ये दिया हुआ है 10 सेकंड मेरे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू जो मेरी ग्रेविटी है वो दी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक 0.5 में लेके चल रही हूँ, क्योंकि आप ये देखो मैंने ये जो मेरा 0.5 है मैं मीटर पर सेकेंड ये भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि उसका a/t का स्केयर है 10 इंटू जब मैं 0.5 करूँगी तो वो 0.5 जो उसका मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगी तो मेरी ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद जब मैं इसे कैलकुलेट कर लूँगी तो मेरी स्पीड निकल जाएगी। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा ये कैसे हुआ तो सिर्फ एक फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल का मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लगा दो यहाँ पे। या फिर आपने v भी निकाल लिया, आपको u भी पता है तो 2as में पुट कर दो, इन दोनों में से कुछ भी निकालो। बस आपको अगर इतना पता है डिस्टेंस मुझे निकालना है तो डिस्टेंस ये निकल सकता है, s डिस्टेंस है मेरा, यहाँ पर भी s डिस्टेंस है। इन 3 इक्वेशंस को याद रखो और कुछ भी हो तो वो निकाल दो। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल मैंने देख लिया कि जब वो फ्रीली कुछ भी आएगा अर्थ की तरफ फ्री फॉल है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी मैंने कर लिया क्या होती है। एक और टॉपिक मैं आपको करा देती हूँ अभी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सब बोर होने लग जाओगे। मास मतलब मास किसी भी चीज़ के पास अगर कह सकते हैं ना, कोई भी चीज़ अर्थ पर है मून पर है, मास आप ये चीज़ लगा लो जो चीज़ मेरी चेंज नहीं हो रही है, मैं इसे एक जगह पर रख के चल रही हूँ। अगर एक मेरा रबर बैंड है उसे मैंने एक जगह पर रखा तो मैं दूसरी जगह पर रखूँगी, वो मतलब जब मैं रखूँगी उसका मास चेंज नहीं होगा, वो जितना एरिया अपना ले रहा है वो चेंज नहीं होगा। जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, इनर्शिया आप आगे बढ़ोगे, अभी ज़्यादा इसमें स्ट्रेस मत लो। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पर हो मून पर हो, मैं अपने रबर बैंड को टेबल पर रखूँ चेयर पर रखूँ, मेरा मास सेम ही रहेगा। वेट मतलब हमें ये चीज़ पता है कि अर्थ है मेरे पास, वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो वो फोर्स किस पर डिपेंड करती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने आपको पीछे ही बताया था। और जो वेट होगा वो भी एक फोर्स है जिससे मतलब वेट और फोर्स एक ही चीज़ होगी ना। मैं किसी पर वेट अप्लाई कर रही हूँ या फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं कुछ आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मतलब जिस फोर्स से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे वो होगा मेरा वेट। और मुझे पता है फोर्स क्या होता है, m/a, और एक मेरे पास फोर्स ये भी होता है, एक की जगह मैं g पुट कर दूँ m/g। मुझे पता है वेट मेरा फोर्स है, तो मैं अगर फोर्स की जगह वेट पुट कर दूँ तो कोई मुझे इशू नहीं आएगा। तो ये मैंने वेट पुट कर दिया, w इजिकल टू mg। इन्होंने क्या कहा है, एज अ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मतलब वेट क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स है जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे यूनिट भी जो वेट, अगर वेट फोर्स है इसकी ऐसा यूनिट सेम होगी न्यूटन। और जो मेरा वेट होगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा ना। कुछ मैंने एप्पल ऊपर फेंका तो वो नीचे आएगा अर्थ की तरफ किसी एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद। इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी वेट की। ये आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाकी का हमारा थोड़ा सा रह गया थ्रस्ट प्रेशर वगैरह, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अभी कुछ हद तक जो ग्रेविटेशन टॉपिक है, मैं सिर्फ 9th के लेवल का करवा रही हूँ, चाहती तो मैं आपको थोड़ा सा और बता सकती थी, पर अभी आपको उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप सिर्फ इतनी चीज़ पर फोकस करो जो आपको है, और आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के रखो। एटलीस्ट आप एक चाहो तो हम अपने टाइम पे जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते थे, जैसे फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल टू ma, या फिर एक मेरा फोर्स का फॉर्मूला था वो वाला प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, वेट का फॉर्मूला, मैं लिख लेती सब कुछ एक चार्ट सा बना के रखो, ताकि आप जब भी खोलो तो आपको कुछ ना कुछ याद रहे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, इससे जितना डरोगे आपको उतना डराएगी। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करके बुकमार्क कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।